इस चैट जीपीटी पार्ट 1 वीडियो में हम लोग ने चैट जीपीटी एपीआई के बारे में सीखा था कि एपीआई कैसे वर्क करती है, कितना उसके चार्जेस लगते हैं, क्या पैरामीटर पास करते हैं, कैसे हम लोग को प्रॉम्प्ट पास करना है, उसके बारे में सब सीखा था। इस वीडियो को पहले जाके वॉच कीजिए। फिर इसके बाद अगर आप बिगिनर हो तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं इस वीडियो से। इसमें पूरे स्टडी मटेरियल्स दिए हुए हैं कि कैसे चैट जीपीटी तक आपको पहुँचना है। तो उसके लिए भी बहुत सारे चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा स्टैटिस्टिक, उसके भी रेफरेंसेस, स्टडी मटेरियल्स यहाँ पे वीडियोस, फ्री कोर्सेज यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा स्टैट्स। फिर उसके बाद आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम सीखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको डीप लर्निंग पे आना पड़ेगा। डीप लर्निंग के भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, CNN, RNN, वो सब सीखना पड़ेगा। फिर उसके बाद 2017 में ट्रांसफॉर्मर आया था जिसने पूरा सीन ही चेंज कर दिया। अगर देखोगे यहाँ पे तो ये एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें ट्रांसफार्मर मॉडल कैसे वर्क करता है ये बताया था। वे इस मॉडल पे ही, ये ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर, इस मॉडल पे ही आपका जीपीटी बना हुआ है, चैट जीपीटी। ठीक है, आपने स्टैट सीखा, मशीन लर्निंग सीखी, फिर डीप लर्निंग सीखी। फिर डीप लर्निंग में भी दो फील्ड्स हैं। पहले है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें हम लोग टेक्स्ट जनरेट करते हैं। और जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, एलएलएम, हम वो सब जनरेट करते हैं अंडर एनएलपी। एनएलपी के एल्गोरिदम्स और बहुत सारा एडवांस टॉपिक्स है, वो पढ़ सकते हो। फिर कंप्यूटर विजन दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग कंप्यूटर को इमेजेस जनरेट करना, वीडियो जनरेट करना, या फिर आप एक इमेज देते हो उसके अंदर कौन से ऑब्जेक्ट हैं वो पहचानना, वो सारे मॉडल्स कंप्यूटर विजन के अंदर आते हैं। तो ये दो फील्ड में आप आगे जा सकते हो। अगर आप मैंग ज्वाइन करते हैं तो उसमें दो रोल्स होते हैं। अप्लाइड साइंटिस्ट, जिसमें ना डीएसए का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और दूसरा जो रोल है रिसर्च साइंटिस्ट, जिसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ऐसे ही आप पहले ये वीडियो देख के पूरे एक्सपर्ट बन जाओ। फिर उसके बाद मैंने ये कम्युनिटी, बेसिकली ये चैनल इसलिए खोला था कि हम लोग एक कम्युनिटी बना सकें जिसमें हम लोग इसको एआई का यूज़ करके कुछ जनरेट कर पाएँ या फिर कुछ प्रोडक्ट बना पाएँ। फिर यहाँ पे देखोगे तो मैंने प्रैक्टिकल यूज़ बनाएंगे। ब्लॉगिंग में कैसे यूज़ कर सकते हो, एफिलिएट में कैसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे नो कोड make.com है जिसमें नो कोड सर्विसेज जैसे सोशल मीडिया है हुआ, अब पोस्ट कैसे कर सकते हो यूजिंग दिस make.com। फिर ऐसे बहुत सारे टूल्स मैंने बताए हुए हैं, तो ये आप रेफ़र कर सकते हो। तो इसमें मैंने एंड टू एंड चीज़ें बताई हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि जो लेटेस्ट एल्गोरिदम्स हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं एआई फील्ड में, मैं वो स्टार्ट टू एंड बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली चैनल बनाने का मोटो ये था कि हिंदी में स्टार्ट टू एंड ऐसा कुछ है नहीं चैनल, जिसमें ट्यूटोरियल और फिर प्रैक्टिकल भी सिखा रहे हो कि ये चीज़ जो हमने सीखी है उसका एक्चुअली यूज़ कहाँ हो रहा है। जैसे अभी हम कंप्यूटर विजन में डिस्कॉर्ड पे जाके हम लोग इमेज जनरेशन कर सकते हैं, तो वो मैंने प्रैक्टिकल बताया है इसमें। आप जाके चेक कर सकते हो कि वीडियो का रनवाई एमएल पे हम लोग वीडियो कैसे जनरेट कर सकते हैं। वो सारी प्रैक्टिकल वीडियोज़ हैं, वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए वो वैसे वीडियो जनरेट करके तो मनी अर्न कर सकते हैं। तो हम लोग जो लर्न कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए मैंने ये चैनल बनाया है। और आई वुड सजेस्ट कि अगर आप मुझे सजेशन दो कि हम लोग और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन से आपको ट्यूटोरियल चाहिए, तो हम लोग अच्छे से ये कर पाएँ, वीडियो बना पाएँ। ठीक है? तो एज़ अ कम्युनिटी वर्क करते हैं। ठीक है? और सॉरी फॉर दिस टाइटल्स, ये यूट्यूब की वजह से है। ये क्लिकबैक टाइटल मैं डालना नहीं चाहता था, बट यूट्यूब सजेस्ट नहीं करता, मतलब क्लिक्स नहीं आते, इसलिए ये क्लिकबैक टाइटल्स डाले हैं, बट कंटेंट अच्छे हैं। ये डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स है, LSTM, CNN, RNN, जिसका यूज़ चैट जीपीटी 2017 से पहले करता था, जब तक ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आया नहीं था। ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आने के बाद चैट जीपीटी पूरा शिफ्ट हो गया इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर पे। इसका यूज़ करके उसने चैट जीपीटी मॉडल्स बनाए। ठीक है, करेंटली चैट जीपीटी 3.5 टर्बो एंड चैट जीपीटी 4 दोनों मॉडल इसी पे बेस्ड हैं। ठीक है, ये सारे मॉडल्स हैं। जो पहला जो मॉडल है बर्ट, ये गूगल ने डेवलप किया है, और ये बेसिकली क्या करता है कि यूज़र जो गूगल सर्च इंजन है उसमें जो यूज़र क्वेरी डालता है उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करता है। तो ये ना दोनों डायरेक्शन से वर्ड्स पढ़ सकता है, मतलब ये बहुत फास्ट है।
इसलिए गूगल सर्च इंजन इसको यूज़ करता है वर्ड को। तो इसमें आगे और पीछे दोनों साइड से ये वर्ड्स पढ़ता है और सबको एक दूसरे के साथ कंपेयर करके वो कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करता है। तो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल है यूज़र की क्वेरी समझने के लिए। दूसरा जो है लॉन्ग शॉर्ट टर्म, 2017 से पहले हम लोग ये यूज़ करते थे, बट इसमें कैसा होता है कि 2 प्रॉब्लम थी कि ये थोड़ा स्लो था, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, टाइम टेकिंग था, तो टाइम कम करने का जो काम किया, वो ट्रांसफ़ॉर्मर आर्किटेक्चर में वो सॉल्व हो गया, टाइम कम करने का जो था। और फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पुराना जो डेटा होता है, यूज़र ने जो पुरानी क्वेरी पूछी है, तो वो ज़्यादा स्टोर कर सकता था। इसमें मेमोरी थोड़ी कम थी, बट वो यूज़र की जो पुरानी क्वेरीज़ होती थी, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर उसको भी याद रखता था, उसको भी प्रोसेस कर लेता था एनकोडर और डिकोडर में, ठीक है। फिर सीएनएन और आरएनएन ये इमेजेस के लिए यूज़ हो रहा है, ये भी बहुत जगह पे यूज़ होता है। फिर ये जो है एम्बेडिंग के कुछ ये है, टेक्निक्स है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। बट हम लोग जो मेन फोकस करेंगे वो दो पे फोकस करेंगे, ये ट्रांसफॉर्मर्स, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, और दूसरा है जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो है दूसरा वाला जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, ये इमेज जनरेशन के लिए यूज़ होता है। तो इसमें एक जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर होता है। तो जनरेटर इमेज जनरेट करता है और तब तक इमेज जनरेट करता रहता है जब तक डिस्क्रिमिनेटर ये ना बता दे कि रियल है कि फेक। तो डिस्क्रिमिनेटर अगर बोलता है कि इसकी फेक इमेज को रियल बोलता है, तब ये जनरेटर इमेज जनरेट करना बंद करता है। तो ये इस ऐसे लॉजिक पे वर्क करता है ये। और इसके बाद अगर हम लोग देखें कि बेसिक जो आर्किटेक्चर है ये ट्रांसफार्मर का, इसमें एम्बेडिंग क्या है, पोजिशनल एनकोडिंग क्या है, टेंशन अटेंशन क्या है, फीड फॉरवर्ड क्या है। तो ये एनकोडर का पार्ट हो गया, ये जो पहला पार्ट है ये एनकोडर का पार्ट है। और ये जो सेकंड पार्ट है, इसका जो इनपुट आया है यहाँ पे मल्टी हेड अटेंशन को, और फिर ये सॉफ्टमैक्स यहाँ पे जो इनपुट ना है, ये वो सॉफ्टमैक्स हम लोग को आउटपुट दे रहा है, ठीक है। ये हो गया डिकोडर, बेसिकली यहाँ से जो एनकोड हो गया है वो यहाँ पे डिकोड हो रहा है। तो ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एम्बेडिंग और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो टेक्स्ट नहीं समझता है, इंग्लिश के जो टेक्स्ट होते हैं या हिंदी के जो टेक्स्ट होते हैं वो नहीं समझता। कंप्यूटर बेसिकली समझता है 1 0 या नंबर समझता है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में उसको नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, सारे वर्ड्स जो है, ठीक है। तो वेक्टर्स में कैसा होता है कि इसमें डायरेक्शन होता है। अगर आप इमेज देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, कि ये सब एक पास में है, ये ब्लू वाले सारे। तो इसका मतलब ये हो गया कि किंग मैन वुमन, ये एक टाइप के मैट्रिक्स बनाया है इसने ब्लू कलर में। फिर एप्पल बनाना ऑरेंज, ये फल वाले एक टाइप के मैट्रिक्स बनाया है इसने, ठीक है। और उसको प्लॉट किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है, दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन है इसमें, ठीक है, तो उसको वेक्टर बोलेंगे। अदरवाइज एम्बेडिंग भी हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं कि हम लोग उसको नंबर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो जो टेक्स्ट आया है हमको, हम लोग उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर चेक करोगे हम लोग, आर्किटेक्चर आपका सिस्टम का डिज़ाइन है। जैसे इस केस में ट्रांसफार्मर के केस में ये पहला एनकोडर है, फिर यहाँ पे डिकोडर है जो आपको आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो ये एक आर्किटेक्चर हो गया ना इसका। तो इसको आर्किटेक्चर बोलेंगे। एल्गोरिदम्स होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो आपने लिखा है कुछ अचीव करने के लिए, तो उसको एल्गोरिदम्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे अपना सीएनएन आरएनएन था। और फिर मॉडल होता है कि आपका सिस्टम का जो ट्रेन किया हुआ सिस्टम है, ठीक है। अपने सिस्टम को कैसे ट्रेन किया है, कितने डेटा पे ट्रेन किया है। जैसे चैट जीपीटी 3.5, चैट जीपीटी 4, ये सारे मॉडल है। तो वो लोग ने बहुत सारे बिलियन ऑफ डेटा पे उसको ट्रेन किया हुआ है। तो ट्रेन डेटा जिस सिस्टम पे है, ठीक है, उसको मॉडल बोलते हैं। ये हगिंग फेस एक वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेन डेटा आपको, ट्रेन मॉडल्स मिल जाते हैं, ठीक है। वो मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं। एजेंट क्या होता है, ये आपको बेसिकली इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है टू रन योर मॉडल, ठीक है। तो हम लोग ने सीख लिया कि एम्बेडिंग क्या होती है। तो कोई भी पूछे कि एम्बेडिंग क्या है, तो बेसिकली आपका जो टेक्स्ट है, ठीक है,
उसको ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता है और सिमिलर टाइप के जो मीनिंग वाले जो वर्ड्स हैं उनको एक पास में रखता है, एक कोऑर्डिनेट्स में बोल सकते हो कि वो रखता है। जैसे ये पहला कोऑर्डिनेट्स है, तो इसमें ब्लू वाले जो है किंग मैन वुमन, जैसे दिस इज एप्पल और बनाना, तो वो एप्पल बनाना को एक कोऑर्डिनेट में रखेगा, ठीक है। आपका जो इनपुट आया है सपोज दिस इज एप्पल, तो हम लोग उसको पहले एम्बेडिंग कर रहे हैं। एम्बेडिंग मतलब उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, वेक्टर एम्बेडिंग। तो अब ये एग्जांपल में देखोगे तो दिस इज एप्पल, तो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो ये तीनों अलग अलग मैट्रिक्स में ये हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लें, दिस इज मैंगो एंड एप्पल, ठीक है, तो मैंगो और एप्पल ये एक पास में आ जाएंगे, ठीक है। ये इनका मैट्रिक्स में जो नंबर होगा ना वो पास में होगा, ठीक है। तो इससे ये जो मॉडल है वो पता कर पाएगा ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। दिस इज एप्पल एंड मैंगो, तो इसमें जो हम लोग ने एम्बेडिंग किया है, ठीक है, तो इसका पोजीशन हमको याद नहीं रहेगा, तो ये पोजीशन याद करने के लिए कि कौन से पोजीशन पे क्या वर्ड होना चाहिए, ये काम आपका पोजिशनल एनकोडिंग करता है। फिर ये पोजिशनल एनकोडिंग मल्टी हेड अटेंशन को देता है। तो अटेंशन बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग को मल्टी हेड अटेंशन से पहले सेल्फ अटेंशन सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि ईच वर्ड जो है, ठीक है, जो हम लोग ने वेक्टर यहाँ पे बनाया है, तो वो वेक्टर एम्बेडिंग एक दूसरे से चेक करेगा कि कितना रिलेटेबल है, कितना को-रिलेटेड है, एक दूसरे से मीनिंग चेक करेगा, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करेगा एक दूसरे से, और हर एम्बेडिंग को, हर एक एम्बेडिंग वेक्टर को वो वेट असाइन करेगा, ठीक है? कि कितना को-रिलेटेड है उससे। तो जितना पास में होगा उसका वेट उतना ज़्यादा होगा, ठीक है? जितना कम वेट मतलब वो ज़्यादा दूर है, उसका मीनिंग एक दूसरे से पास में नहीं है, ठीक है? तो ऐसे ही बहुत सारे सेट्स होते हैं। पैरेलली रन होता है, जो एक दूसरे को वेट देते हैं और उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे के कितने क्लोज हैं। अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो इस एग्जांपल में किंग मैन वुमन ये एक दूसरे के पास हैं, ठीक है। तो ये मल्टी हेड अटेंशन यहाँ पे यूज हो रहा है कि ये जो अलग करने का काम कर रहा है ये मल्टी हेड अटेंशन कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पोजिशनल एनकोडिंग। तो पोजिशनल एनकोडिंग मैंने बताया कि आपका ये जो है, जो सिंटेक्स है उसमें कौन सा वर्ड कहाँ पे होना चाहिए वो काम ये करता है पोजिशनल एनकोडिंग। मल्टी हेड अटेंशन में जो आपका एम्बेडिंग वेट आया है, ठीक है, आपने जो एम्बेडिंग को वेट दिया हुआ है, सारे आपके जो मैट्रिक्स आपने बनाया है और उसको जो वेट दिया है एक दूसरे से कितने को रिलेटेड है, वो आप देते हो फीड फॉरवर्ड को, ठीक है। तो फीड फॉरवर्ड क्या करता है, फीड फॉरवर्ड अटेंशन लेयर से जो आउटपुट आया है उसको वो लर्न करने की कोशिश करता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। और फिर कॉम्प्लेक्स पैटर्न और रिलेशनशिप, डेटा में क्या रिलेशनशिप है, कितना वो एक दूसरे से क्लोजर है, वो समझने की कोशिश करता है अपना फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा एनकोडर का पार्ट कंप्लीट हो गया, ये एनकोडर का पार्ट। तो यहाँ पे जो आउटपुट आया है वो एज ए इनपुट जाता है डिकोडर को, और डिकोडर क्या करता है ये सेम लेयर के थ्रू जाता है अटेंशन और फीड फॉरवर्ड, और बट ये क्या करता है, ये टेक्स्ट जनरेट करता है। ये अगला टेक्स्ट क्या होगा ना, वो इसके बेसिस पे जो पिछले वाले अपने मैट्रिक्स दिए हैं हम लोग ने, मैट्रिक्स एम्बेडिंग, उसके बेस पे वो नेक्स्ट एम्बेडिंग क्या होगी, ठीक है, नेक्स्ट टेक्स्ट क्या होगा वो जनरेट करने की कोशिश करता है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग अ, जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसको स्टेबलाइज करने का काम बीच बीच हर लेयर में हो रहा है। अगर ये देखोगे ऐड एंड नॉर्मलाइज, तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि हम लोग उसको स्टेबल कर रहे हैं हर एक प्रोसेस को, ठीक है। फिर ये जो यहाँ पे जो इनपुट आए हैं सारे, ठीक है, वो एज अ इनपुट पास होते हैं सॉफ्टमैक्स को, ठीक है। यहाँ पे जो आउटपुट बनेंगे वो सॉफ्टमैक को पास होंगे, और सॉफ्टमैक क्या करता है, बेस्ड ऑन जो भी इनपुट मिले हैं सॉफ्टमैक्स को, वो उसके बेस पे नेक्स्ट टोकन या नेक्स्ट वर्ड जनरेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये रहा ट्रांसफॉर्मर मॉडल, ठीक है। ये पढ़ सकते हो कि पैरेलली रन होता है, फास्ट है और पुराने मेमोरीज में भी रखता है, ठीक है। इसलिए मोस्टली यही। अब हम चैट जीपीटी के बारे में सीखेंगे कि कैसे ये ट्रांसफॉर्मर मॉडल यूज़ हो रहा है और फिर कैसे ये मॉडल ट्रेन हुआ है, ये दो चीज़ें हम सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे
सबसे पहले टोकनाइज़र हो रहा है, ठीक है? टोकनाइज़र, तो यहाँ पे व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस? तो यहाँ पे हर एक वर्ड को एज़ एक टोकन पकड़ा हुआ है इसने, ठीक है? अगर एक कॉमा होगा तो वो शायद अलग टोकन ना होगा। तो यहाँ पे कितने टोकन हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे 7 टोकन बने हुए हैं, ठीक है? तो वो मॉडल को पास हो रहा है, ठीक? और फिर मॉडल से हम लोग ने जो एनकोडर और डिकोडर पढ़ा वो ट्रांसफार्मर में जा रहा है, ठीक है? और ये मॉडल पहले से ट्रेंड है। हम लोग ने पार्ट 1 में देखा था कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग को चैटजीपीटी को एक रोल देना होता है कि वो किस डोमेन का एक्सपर्ट है। जैसे मैंने इसको एसईओ एक्सपर्ट बोला, और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं उसको एक क्वेरी दे रहा हूँ कि मेरे को एक ब्लॉग लिख जिसमें इंस्टा इन्फ्लुएंसर के बारे में हो, ठीक है? और फिर यहाँ पे अगर देखोगे ये जो मॉडल है, हम लोग ये मॉडल पहले से बहुत सारे डेटा पे ट्रेन है, ठीक है? तो यहाँ पे से अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो 3.5 है और जीपीटी 4 है, ठीक है? और इसमें भी मोड है डिफरेंट, और मैंने ये सारे पैरामीटर जो है टेम्परेचर की कितना रैंडमनेस होगा, फिर यहाँ पे टॉप है, और कौन से सीक्वेंस कौन सा वर्ड आने पे वो स्टॉप हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए एक वर्ड की, ठीक है? तो ये सारे आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो ये पहला वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा तो ये टेक्स्ट जनरेट करेगा मेरे लिए, ठीक है? अब यहाँ पे असिस्टेंट यहाँ पे टेक्स्ट जनरेट कर रहा है मेरे लिए, ठीक है? तो ये यहाँ से प्लेग्राउंड होने के बाद फाइन ट्यूनिंग है, ठीक है? फाइन ट्यूनिंग भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। ये जो डायग्राम है ये चैट जीपीटी का आर्किटेक्चर है। तो आप एक क्वेश्चन पूछते हो, अगर वो क्वेश्चन नॉट सेफ फॉर वर्क है तो वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स देने से मना कर देता है, ठीक है? आपको आउटपुट दे देगा कि इट्स नॉट सेफ। और चैट जीपीटी को आप जो प्रॉम्प्ट दोगे वो चैट जीपीटी मॉडल में जाएगा और फिर वो जनरेट आंसर करेगा, ठीक है? वो आंसर को आपको डिस्प्ले कर देगा। अगर आप देखोगे ये जो मॉडल है ये ट्रेन कैसे हुआ है, तो ये एक्चुअली 175 बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेन हुआ है, ठीक है? और ट्रेनिंग टोकन जो है 300 बिलियंस है, और वोकेबलरी साइज अराउंड 50K है, 50,000 के करीब। अगर पैरामीटर देखोगे तो क्या होता है पैरामीटर? इंटरनल वेरिएबल्स मॉडल में, ठीक है? ट्रेनिंग प्रोसेस में। और टोकन्स क्या होता है कि ये जो वर्ड है, ठीक है, इसको सिंगल सिंगल अलग कर देता है, ठीक है? तो ये टोकन्स होते हैं। वोकैब क्या होती है कि वो वोकेबलरी है बेसिकली। यहाँ पे प्री ट्रेनिंग में ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, एनकोडर डिकोडर जो था तो उसके थ्रू आउटपुट आ रहा है। फिर हम लोग एक सेकेंड स्टेज पे जा रहे हैं, ठीक है? इसके बाद थर्ड स्टेज भी है। तो ये दो स्टेज इसको एडवांस बनाते हैं। जो हम लोग ने ट्रांसफार्मर सीखा उसके आगे ये दो स्टेप कर रहा है। ये क्या कर रहा है, जो आउटपुट आया है ट्रांसफार्मर से वो उसको फाइन ट्यून कर रहा है, ठीक है? फाइन ट्यून करने के बाद मल्टीपल रिस्पॉन्स जो आ रहे हैं उसको वो रिवॉर्ड मॉडल के थ्रू और पीपीओ एल्गोरिदम के थ्रू डिसाइड कर रहा है कि बेस्ट आउटपुट क्या दिखाना चाहिए यूज़र को, ठीक है? अगर मैं इसको और ये देखूँ, ठीक है, एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे हम लोग ये मॉडल को ना डेटा मैंने बताया ना 175 बिलियन टाइप ऑफ पैरामीटर्स हम लोग ने पास किए हैं। तो वो डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरेटिव प्री ट्रेनिंग में डाल रहे हैं, ठीक है? तो ये इसका फर्स्ट लेटर जो है इसकी वजह से ही इसका नाम जीपीटी पड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये स्टेज 1 है। तो ये डेटा हम लोग ने ट्रेन किया हुआ डेटा यहाँ पे डाल रहे हैं, और फिर इसके बाद जो मॉडल बना हुआ जो आउटपुट आया हम लोग को यहाँ से जनरेटिव प्री ट्रेनिंग से, उसको हम लोग सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग री लर्निंग विथ ह्यूमन फीडबैक यहाँ पे डाल रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग का मेन मॉडल जनरेट होता है, ठीक है? तो ये जनरेटिव प्री ट्रेनिंग में क्या होता है कि ये ट्रांसफार्मर जो हम लोग ने लॉजिक सीखा, ट्रांसफार्मर में एनकोडर डिकोडर के थ्रू ये जो था एनकोडर और डिकोडर इसके थ्रू हम लोग को आउटपुट मिलेगा, ठीक है? तो ये जो आउटपुट आएगा अपने मॉडल को, तो हम लोग इसको एक और स्टेज कर रहे हैं यहाँ पे सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग, ठीक है? फाइन ट्यूनिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट देते हैं और हम लोग को रिस्पॉन्स आता है, ठीक है? तो ऐसे ही मल्टीपल रिस्पॉन्स आते हैं, तो हम लोग को उसमें से बेस्ट रिस्पॉन्स चूज़ करना है, ठीक है? तो बेस्ट रिस्पॉन्स ये सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग से हम लोग को रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसमें से बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा उसके लिए हम लोग एक लॉजिक लगाते हैं, ठीक है? ये जो रिवॉर्ड मॉडल है ये डिसाइड करता है कि बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा यूज़र के लिए। तो उसके लिए भी ये प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन ये जो एल्गोरिदम्स है ये यूज़ करता है, ठीक है? और ये बार बार रिपीट होता है ये जो लॉजिक है। तो इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे एंड में
टेक्स्ट जनरेट कर रहा है, मॉडल बना के टेक्स्ट जनरेट कर रहा है। तो ये है एक्चुअल लॉजिक इसका। यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग होने के बाद ये रिवॉर्ड मॉडल में जाता है, फिर पीपीओ होने के बाद यहाँ पे यूज़र को आउटपुट दिखा रहा है, तो ये मेन आउटपुट आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, टू समराइज एवरीथिंग, जो ये ट्रांसफॉर्मर है इसमें सिर्फ एनकोडर और डिकोडर है, बट जो चैट जीपीटी है इसमें दो और स्टेप है जो इसको एडवांस बनाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये ट्रांसफॉर्मर डिकोडर हो गया, यहाँ पे इक्वल टू 4 आया, बट हम लोग इसको फाइन ट्यून भी कर रहे हैं, ठीक है। और फिर रिवॉर्ड मॉडल के थ्रू जो बेस्ट आंसर है उसको हम लोग यूज़र को डिस्प्ले कर रहे हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी एलएलएम बोलते हैं, तो ये भी ऐसे ही ट्रेंड होते हैं कि इनको पहले हम लोग वेक्टर एम्बेडिंग करते हैं, फिर उसके बाद एनकोडर और डिकोडर में डाल के हम लोग आउटपुट देते हैं, ठीक है। तो जीपीटी हमने तो सीख लिया चैट जीपीटी की, इसमें प्री ट्रेनिंग करते हैं, सुपरवाइज ट्रेनिंग करते हैं, फिर रिवॉर्ड मॉडल है, फिर उसके बाद रीइंफोर्समेंट लर्निंग विथ ह्यूमन फीडबैक है, ठीक है। फिर फिर ये जो लैंगचेन है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एम्बेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और इसमें हम लोग पाइन कोड ये ना डेटाबेस है, ये जो एम्बेडिंग है इसको स्टोर करने के लिए डेटाबेस बना हुआ है पाइन कोड। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाबेस होता है, तो जैसे अपना रिलेशनल डेटाबेस है वैसा ही ये डेटा, इस टाइप के डेटा स्टोर करने के लिए ये डेटाबेस बनाया हुआ है। तो इस पे हम लोग लाइन चेन का यूज़ करके खुद के डेटा ट्रेन कर सकते हैं। हगिंग फेस में यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज है, ठीक है। तो ये लाइब्रेरीज हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे ये जो मॉडल्स है, ये मॉडल्स हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे मॉडल आपको बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे, यहाँ पे ये सारे मॉडल्स आप यूज़ कर सकते हो टू ट्रेन योर डेटा, ठीक है। अगर आपके पास कोई पीडीएफ है या फिर कोई भी डेटा है, उस पे खुद के डेटा पे आप अपना खुद का मॉडल बना सकते हो, और फिर वो मॉडल आपके लिए काम करेगा आपके डेटा पे, आपके हिसाब से।